आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र दिन भर में। और दिन भर में आज हम सबसे पहली नज़र आपकी सेहत के हवाले से डालेंगे और हम आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि हमारे पास सनसनीखेज़ खुलासा ये पहुंचा है कि आपको रियासत के अस्पतालों में जो दवाई दी जा रही है वो आपके लिए जानलेवा भी बन सकती है। और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनके हवाले से खबर हमारे पास यही पहुंची है कि अगर आप एमोक्सिलिन ले रहे हैं तो आपके लिए खतरा हो सकता है। अगर आप सरकारी अस्पताल में सेफ्ट्रोक्सोन का इंजेक्शन ले रहे हैं तो ये खतरा हो सकता है। अगर आप एक्लोफेनिक ले रहे हैं सरकारी अस्पताल से तो ये आपके लिए, आपकी जान के लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर हो सकता है, क्योंकि खुलासा ये हुआ है। और फूड एंड ड्रग कंट्रोल जेन के गवर्नमेंट की चिट्ठी जो आई है CFD DL/216-17 डेटेड 23 जनवरी 2017 को जो चिट्ठी आई है, और इस चिट्ठी में सरकार को बताया गया है कि रियासत में जो मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन ने दवाइयाँ सप्लाई की हैं वो सब स्टैंडर्ड हैं, और ये सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ आपकी सेहत के लिए बहुत ही परेशानी का सबब भी बन सकती हैं। इस चिट्ठी में कुछ डायबिटिक दवाई यानी ज़िबातीज़ अमराज के लिए इस्तेमाल की जा रही दवाइयों का भी खुलासा करते हुए बताया गया है कि उनमें भी नुक्स है। और ये नुक्स जाहिर सी बात है, आप दवाई ले रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, आपको परेशान ना होना पड़े। आपको अगर दर्द है तो उसमें कमी आएगी दवाई से, लेकिन जो दवाई आप ले रहे हैं सरकारी अस्पतालों से उस दवाई में बताया यही जाता है, जो चिट्ठी आई है सरकार की चिट्ठी उसमें बताया गया है कि ऐसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। साल 2017 ये है, और साल 2017 के पहले महीने में ये चिट्ठी निकली है, और उस चिट्ठी से साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं कोई बड़ी बात ज़रूर है। एमोक्सिलिन कैप्सूल आमतौर पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो उसमें आमतौर पे कुछ लोग खुद भी एमोक्सिलिन ले ही लेते हैं, डॉक्टर को या मेडिकेट जो नज़दीकी उसको बता देते हैं एमोक्सिलिन कैप्सूल दे दीजिएगा, 2-3 खा लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। या किसी भी अस्पताल में अगर आप एडमिट हो रहे हैं या अगर आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जो इन विंटर्स में, सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो ही जाता है, बुज़ुर्गों को ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर सबसे पहले सेफ्ट्रोक्सोन इंजेक्शन डॉक्टर दे ही देता है। और अब ये सेफ्ट्रोक्सोन इंजेक्शन जो आपको मिल रहा था सरकारी अस्पतालों में, इस पे सवाल खड़ा हुए। और आपको याद होगा कि 2 साल पहले, करीबन 2 से 3 साल पहले, पूरा याद नहीं है, पूरी तरह आपको शायद याद होगा, श्रीनगर में एक दवाइयों का बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ था और कई अमवात जो हुई थी उसके हवाले से बताया गया था कि नकली दवाइयों की वजह से श्रीनगर के बच्चा अस्पताल में बच्चों की अमवात हुई है, और उस पर तब बड़ा मामला भी गर्म हुआ था। और अब ये दूसरा मामला है, और वाकई में ये सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ, और इसकी तस्दीक हमारे पास कुछ आला जो अहदेदार हैं सरकार के वो भी कर रहे हैं। और हमारे पास साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पर मौजूद है डॉक्टर मीर मुश्ताक, डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के सदर, और ये भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। और हमें मालूम हुआ है कि इन्होंने इस पर बड़ा वाविला भी सरकार के सामने किया था। हम सीधा इन्हीं के पास चलते हैं। डॉक्टर मुश्ताक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे व्यूअर्स, हम और कश्मीर के सब लोग, जम्मू कश्मीर के सब लोग ये आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये कौन कौन सी दवा है जो सब स्टैंडर्ड है और इसकी तस्दीक किस तरह से आप कर रहे हैं। यहाँ जो सरकारी अस्पतालों में जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सेल कॉरपोरेशन की दवाइयाँ सप्लाई होती है। जो हेलो जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए। जो पेशेंट्स को बोला जाता है कि डॉक्टर्स को बोला जाता है कि पेशेंट्स को लिखी जाए यही दवाइयाँ, और ये सही है कि ये दवाइयाँ पेशेंट को फ्री में दी जाती है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पिछले 3 महीनों से लगातार इन दवाइयों की जो क्वालिटी रिपोर्ट्स आ रही है वो सब स्टैंडर्ड आ रही है। और दूसरी अफसोस की बात ये है कि ये रिपोर्ट तब शाया की जाती है जब ये दवाइयाँ हॉस्पिटलों में खत्म हुई होती है, तब पेशेंटों ने ये दवाइयाँ खाई होती है, उसके बाद इसकी रिपोर्ट आ जाती है और रिपोर्ट ये आ जाती है कि ये दवाई सब स्टैंडर्ड थी। तो हमारी हुकाम से ये गुजारिश है कि अगर ये दवाइयाँ सब स्टैंडर्ड है तो इनको अस्पतालों में मुफ्त के नाम पे धोखेधड़ी
क्यों की जाती है? बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर मीर मुश्ताक साहब, आप पहले एक डॉक्टर खुद हैं, उसके बाद आप यूनियन जो डॉक्टर्स एसोसिएशन उसके प्रेसिडेंट भी हैं। मैं एक चीज़ आपसे क्लियर करना चाहूँगा, आपने मेंशन किया है एमॉक्सिलिन कैप्सूल 500 mg का, आपने सिफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन का किया है, सिफ्ट्रैक्सोन, एमॉक्सिलिन 500, एसिक्लोफेनेक, पैरासिटामोल, ये सब दवाइयां जो है हॉस्पिटल में सप्लाई की गई और उसके बाद ये पता चला कि ये सब स्टैंडर्ड दवाइयां थी। तो हमारी ये समझ नहीं आता है कि पहले ही इन दवाइयों की टेस्ट जांच क्यों नहीं की जाती है, उसके बाद इनको हॉस्पिटल में सप्लाई किया जाए। और हमें अफसोस से ये भी कहना पड़ता है कि आज तक किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है इस बारे में। ये थोड़ा सा हमें बताइए, सिफ्ट्रैक्सोन एक कश्मीर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि आज विंटर्स में अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं अगर ये सब स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता है? नहीं, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक है जो आईवी दिया जाता है, जो पेशेंट्स की दिया जाता है। तो अगर इसमें जो लिखा हुआ है पार्टिकुलेट मैटर इसमें पाया गया है, यानी इसकी जो सोल्यूशन है वो प्रॉपर नहीं है, तो इससे अगर ऐसे दवाइयां पेशेंट्स को दी जाती है तो उनका एनाफिलैक्सिस रिएक्शन पहले हो सकता है जिससे पेशेंट मर सकता है। और दूसरी बात है, जब आप जिस चीज के लिए दवाई दे रहे हैं, जब ये स्टैंडर्ड ही नहीं है तो उसमें फर्क ही नहीं हो जाएगा, तो पेशेंट का जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता जाएगा, वो सेप्टिसीमिया में जाएगा और अल्टीमेटली वो पेशेंट मर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं। इनको यहाँ पे अफसोस ये है कि हमारी जो सप्लाईज आती है, सप्लाईज का एक क्राइटेरिया ये होता है कि जो सबसे कम कीमत पे हमें दवाइयां देगा उसी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जबकि होना ये चाहिए था कि जो सबसे अच्छी क्वालिटी देगा उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए था। लेकिन स्टेट का एक ये जो डिपार्टमेंट है ड्रग कंट्रोल है, ये डिपार्टमेंट इस पे नजर नहीं रखता है? नहीं, अगर डिपार्टमेंट ने नजर रखी होती तो फिर ये मामले तो सामने आते नहीं। बेसिकली नजर तब रखी जाती है जब ये दवाइयां खत्म हो जाती है। और फिर भी हम खराज तहसीन पेश करेंगे इन हजरात का जिन्होंने ये सैंपल्स उठाई है, और सैंपल्स के बाद उन्होंने बेबाक तौर पे इनकी रिपोर्ट भी शाया कर दी है। तो हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि वो इस चीज का नोटिस ले लें, बहुत ही अहम मसला है। तो हमारी मिस्टर बाली भगत जी से ये गुजारिश रहेगी कि वो इसकी तहकीकात करें, और जब तक ये पूरी इन दवाइयों की जांच नहीं होगी तो तब तक ये सप्लाईज बंद की जाए। चलिए, आपने नहीं बाद में सप्लाई, लेकिन अब तक जिन लोगों को नुकसान हुआ होगा उसका क्या होगा? नहीं, ओबियसली गवर्नमेंट को उन लोगों को कंपनसेट करना चाहिए। ये तो अगर ये गवर्नमेंट ये रोज कहती है कि देयर इज नेक्सस बिटवीन डॉक्टर्स एंड द फार्मा कंपनीज, लेकिन ये खुद अपनी सप्लाई नहीं देख रही है कि हम क्या सप्लाई कर रहे हैं। चलिए, आपने एक और बात मुझे थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइए कि कौन कौन सी और मेडिसिन है जिसको जेनरिक पाया गया है, जिसको सब स्टैंडर्ड पाया गया है, आम जुबान में जिसे डुप्लीकेट पाया गया है? बिल्कुल, ये जो दवाइयां हैं, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी एक जो प्रोटोकॉल होता है कि किस दवाई में क्या क्या चीज होनी चाहिए, तभी इसका क्वालिटी कंट्रोल। हमें डॉक्टर साहब नाम बताइए कौन कौन सी दवाई को डुप्लीकेट। एमॉक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम जो एक एंटीबायोटिक है, सेफ्ट्रैक्सोन जो एक एंटीबायोटिक है, इसके अलावा डायबिटीज दवाई है मेटफॉर्मिन और ग्लिमिप्राइड, और एक इन्फेक्शन की दवा जो पेन किलर दवाई है एसिक्लोफेनेक, पैरासिटामोल, ये सब स्टैंडर्ड पाई गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया मीर मुश्ताक, डॉक्टर मीर मुश्ताक साहब। आप खुद एक मुआलिज हैं, डॉक्टर हैं, और आपने खतरे की घंटी को जो बजाई है, और जिस तरह आपने नाज़रीन सुना कि डॉक्टर मीर मुश्ताक कहते हैं कि ये अब नहीं होगा, हो चुका है, आपकी सेहत के साथ जो कुछ होना था वो हो चुका है। अगर आपने दवाई ली है सरकारी अस्पताल से तो आपने सब स्टैंडर्ड दवाई ली है। आमतौर पर कश्मीर में सब स्टैंडर्ड जो होती है उसको नकली दवाई कहते हैं, और ये दवाई आपको किसी और ने नहीं, सरकार के एक डिपार्टमेंट ने दी है। जो इनके मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन सिर्फ 2 साल पहले ही वजूद में आई थी, और तब सरकार ने एक कॉर्पोरेशन इसलिए वजूद में लाई थी कि यहाँ पे लोगों की सेहत के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है वो नहीं होगा। लेकिन अब ये सवाल खड़ा यही होता है कि आपकी सेहत के साथ किसी और ने नहीं, आपकी जान के साथ किसी और ने नहीं, बल्कि सरकार के ही एक पुर्जे ने आप खिलवाड़ किया है। आपका खतरा जो आप पे मंडला रहा है ये किसी और ने नहीं किया है, ये J&K मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन ने किया है। और ये खतरा क्यों किया है
ये वही लोग जाने क्यों खतरा किया है, क्यों सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ दी गई हैं, नकली दवाइयाँ क्यों दी गई हैं। ये सवाल सरकार से, सरकारी अहदेदारों से और रियासती सरकार से ये सबसे पहला सवाल यही होगा कि आखिर क्यों खेला गया, क्यों ये सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ दी गई, कहाँ इसके तार जुड़े हुए हैं। और हम तार जोड़ते हुए हम सीधा चलते हैं मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन के डायरेक्टर डॉक्टर यश शर्मा के पास। यशपाल शर्मा जो डायरेक्टर हैं मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन के, सीधा उनके पास। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, इल्ज़ाम यही है नकली दवाइयाँ आपकी मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन की तरफ से सप्लाई की जा रही हैं और इसके लिए चिट्ठी भी निकली है। चिट्ठी नंबर आपको मैं बताता चलूँ, CFDL/2016-17 डेटेड 23/1/2017। आज 27 तारीख है, 23/1/2017 को ये चिट्ठी निकली है, सिर्फ 5 दिन पहले। ये मेडिकल सप्लाईज जो कॉरपोरेशन है, आपने दवाइयाँ सप्लाई की आपके डिपार्टमेंट ने, नकली है तो क्यों है, अगर नकली नहीं है तो इल्ज़ाम क्यों? देखिए, जो आप कह रहे हैं वो एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है कंट्रोलर स्टोर की 3 ड्रग्स के लिए, जिसके लिए ड्रग अलर्ट शुरू हुआ था किया उन्होंने, और उस ड्रग अलर्ट के तहत ये मेडिसिन हमने रिकॉल कर ली हैं सब ड्रग वेयर हाउसेज से। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि J&K मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन सप्लाईज जो है बिल्कुल अपने कायदे से कर रही है और अंडर चाहूंगा कि जो दवाइयों का नाम इन्होंने 3 दवाइयां हैं जिनका नाम लिया है जी, 3 दवाइयों का नाम लिया है, वो दवाइयां 2 बार टेस्ट हुई हैं। उसके बाद जब दवाई आती है उस समय टेस्ट की जाती है और ये NABL एक्रेडिटेड और GLP सर्टिफाइड लैब्स हैं, इम्पैनल की हुई हैं, वो भी कंट्रोलर की हेल्प से इम्पैनल हुई हैं। उनकी रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट तीनों ड्रग की जो है ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी है। उसके बाद हमने, क्योंकि दवाई सप्लाई किए हुए टाइम हो गया, फिर हमने शेल्फ से उठाते हैं जाके डिफरेंट स्टोर से, तो ये दवाइयां दोबारा भी टेस्ट हुई हैं डिफरेंट लैब से, तब भी ये स्टैंडर्ड क्वालिटी की थी। अब मैं नहीं इस बात को समझता कि ये तीसरी बार जब इन्होंने कंट्रोलर ने उठाई है तो वो सब स्टैंडर्ड कैसे आई है। डॉक्टर यश, कंट्रोलर स्टोर स्टेट का एक आला अधिकारी है, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, अगर वो चीज इस पे उंगली उठाता है तो कहीं ना कहीं बात तो है। नहीं, देखिए ऐसा है कि उनकी लैब जो है, उनकी लैब अपनी लैब है और उसकी लैब में कितनी फैसिलिटीज हैं वो देखेंगे, वो तो गवर्नमेंट ने देखना है। अब इसका तरीकाकार ये होता है कि जब कोई भी दवाई सब स्टैंडर्ड की जाती है तो उसके लिए ये जाती है सेंट्रल लैब में, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब है, जो जिसको हम अपीलेंट लैब कहते हैं। जब ये अपीलेंट लैब में अब ये जाएगी ड्रग्स, उसके बाद ही फैसला होगा कि ये स्टैंडर्ड क्वालिटी की है कि नहीं है। तब तक ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, इस पे जो है हमने कार्रवाई तो कर दी है, पर हम ये नहीं कह सकते कि JKMSCL जो है सब स्टैंडर्ड दवाइयां सप्लाई कर रही है। डॉक्टर यश, एक इतनी बड़ी ह्यूज क्वांटिटी में तो सप्लाई ऑलरेडी हो चुकी होंगी, कंज्यूम हुई होंगी, और अगर हो सकता है ये सब स्टैंडर्ड हुई तो उसका वो जिन लोगों को नुकसान हुआ होगा वो नुकसान कौन देगा? नहीं, आप देखिए, अगर आपने वो रिपोर्ट ठीक से पढ़ी होगी तो उसमें एक में लिखा है कि एक में थोड़ी सी दवाई की मात्रा कम है, उसको भी वो सब स्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक है ना जी। दूसरी में जो है उसके जो लिखने, जो ऊपर लेवल जो है, लेवल में लिखने की गलती है, उसको भी सब स्टैंडर्ड कहते हैं। और तीसरा, उन्होंने उसको दवाई को घोल के देखा है और उसको कहा है कि ये दवाई घोलने पर प्रॉपर घुली नहीं है। तो ये सब चीजें मैं नहीं कहता कि वो ऑर्गेनाइजेशन कमजोर है या अच्छी नहीं है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमने उनकी रिपोर्ट्स पे बाकायदा एक्शन किया है। पर जो सिस्टम JKMSCL ने इख्तियार किया है क्वालिटी टेस्टिंग का, वो फुल प्रूफ मेथड है। हम जो है कोई भी दवाई पेशेंट को तब तक नहीं देते जब तक उसकी क्वालिटी टेस्टिंग नहीं हो जाती। हम क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं NABL एक्रेडिटेड, जो नेशनल बोर्ड ने एक्रेडिट की है लैब्स, गुड लैब प्रैक्टिसेस वाली लैब है। ये 4 लैब्स जो इम्पैनल की हैं स्टेट ने टेंडरिंग के थ्रू, ये भी उसी ड्रग कंट्रोलर ने इम्पैनल की है। तो अब जब वो लैब्स दे रही हैं रिपोर्ट कि भाई 2 लैब्स, एक भी नहीं, इनकी 2 बार टेस्ट हुई हैं, वही बैच जो इन्होंने बैच किए हैं, तो अगर वो बैच अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं तो हमें यकीन करना चाहिए। और जो है खास तौर पे अगर हम इस चीज की पैनिक क्रिएट करेंगे कि भाई ये क्वालिटी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की मेडिसिन सप्लाई की जा रही है, तो मुझे लगता है कि पेशेंट आने वाले समय में JKMSCL की जो गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है उसकी दवाइयां खाएंगे।
मेरी आपसे यही अपील है कि पेशेंट किस पे विश्वास करे? पेशेंट ड्रग कंट्रोलर की रिपोर्ट पे विश्वास करे? नहीं, फिलहाल तो ड्रग कंट्रोलर की रिपोर्ट में यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है। ये फाइनल रिपोर्ट तब हो जाएगी जब ये टेस्ट होके अपीलेंट लैब से आएगी, जिसके लिए जो हमारे जिन्होंने सप्लाई की है उन्होंने भी अपील की है, हमें चिट्ठियां लिखी हैं, अपील की है कि भाई ये इनको फौरी तौर पे टेस्ट करवाया जाए, क्योंकि ना केवल हमने 2 बार टेस्ट करवाया है, 2-3 बार उन्होंने भी टेस्ट करवाया जो रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर की हैं। तो कोई भी दवाई ऐसी नहीं है, कोई कंपनी। और डॉक्टर यश, 2 साल पहले कश्मीर में ऐसी ही फेक दवाइयों का बड़ा बवाल हुआ था और तब बताया जाता बड़ी संख्या में लोग मरे उन दवाइयों से। आज लोग पैनिक हो या ना हो? जी, आज लोग क्या करें? बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं सिर्फ बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट ने जिस तरह से बनाया है, जिस तरह से क्वालिटी टेस्टिंग के लिए कहा गया है, उसी तरह से क्वालिटी टेस्टिंग भी हो रही है, उसी तरह से दवाइयां भी खरीदी जा रही हैं स्टैंडर्ड कंपनीज की, और क्वालिटी टेस्टेड दवाइयां दी जा रही हैं। मैं आपको यही बार बार क्यों कह रहा हूँ कि क्वालिटी टेस्ट के बिना नहीं, एक बार क्वालिटी टेस्ट करके हमने दवाई वहां दी है, दोबारा जो है शेल्फ से, स्टोर से उठाई है जाके पेरिफेरी से, फिर भी स्टैंडर्ड क्वालिटी की आई है। अब तीसरी बार अगर उसमें वो कहते हैं कुछ मात्रा दवाई की कम है या उसमें लिखने में कोई फर्क है, इस बात पे वो उसको कह रहे हैं कि वो क्वालिटी की नहीं है, तो वो चैलेंजेबल है, जो कि कंपनी ने चैलेंज किया है। उसके लिए गवर्नमेंट को CDL में जाना पड़ेगा। वो CDL कलकत्ता में एक लैब है, सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब, जो पेरेंट लैब है, उसमें जाएंगे, जो उसकी रिपोर्ट होगी वो हमारे पे बाध्य होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर यश हमारे साथ पूरी जानकारी करने के लिए। मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर डॉक्टर यश मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद और तहकीकात का कह रहे हैं कि हमने लेबॉर्ट्री के लिए सैंपल्स के लिए दवाइयां भेजी हैं, लेकिन अब यहाँ पे अब इन्होंने दवाइयां भेजी हैं टेस्ट करने के लिए, और अगर ये टेस्ट में आ गया, वहाँ से ये आ गया कि ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ये नकली हुई, सब स्टैंडर्ड हुई, तो जिन लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है उनका जिम्मेदार कौन होगा? डॉक्टर यश की जिम्मेदारी होगी, रियासती सरकार की जिम्मेदारी होगी, और हेल्थ मिनिस्टर की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसमें उन्हें अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए अगर ऐसा कुछ होता है। और ऐसी मामले के साथ हम अब दूसरे मामले पे चलते हैं, और दूसरे मामले में आज रियासती असम्बली के इजलास में गुरेज और सोनामर्ग में बर्फानी तूदे की जद में आए जवानों की ताज़ियत के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। रियासती असम्बली का इजलास और पहले दिन से लेकर आज तक यहाँ हंगामा होता रहा, लेकिन आज 2 मिनट की खामोशी, और इस खामोशी के फ़ौरन बाद यहाँ फिर हंगामा हुआ और अपोजिशन ने रियासत में बर्फबारी से पैदा शुदा हालात के बाद सरकार को नाकाम बताते हुए हंगामा किया। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, हकीम यासीन तो आज कमर कस के आए हुए थे और उनने सड़कों से बर्फ न हटाए जाने और बिजली की कमी पर सरकार को चारू शाने चित करने की कोशिश भी की। ताहम अपोजिशन के सभी मेंबरान को राजी कराने की भरपूर कोशिश करते हुए तामीरात आमा के वजीर अब्दुर्रहमान वीरी ने यकीन दिलाया कि हालात मामूल पर हैं, बर्फ़ हटाई गई है, और जहाँ जहाँ से बर्फ़ नहीं हटाई गई है वहाँ आज शाम तक बर्फ़ हटाई जाएगी, या आज सुबह रियासती असम्बली में तामीरात आमा के वजीर अब्दुर्रहमान वीरी ने यकीन दिलाया। मेरे पास वो ना जादू की छड़ी तो नहीं है, मैं 1 मिनट में आपको कह दूंगा। बात यह है कि जहाँ तक कुपवारा का सवाल है, कुपवारा के डिप्टी कमिश्नर ने एश्योर किया है कि आज शाम तक तमाम रोड्स क्लियर होंगे। इसी तरह बारामूला में ऑलमोस्ट रोड्स क्लियर थे, सिर्फ बाबा ऋषि और जो ग्रेरी एरिया में जो रोड जाता, जो टांगूमरग जाता था वो बंद था, लेकिन श्रीनगर से हमने एक मशीन मंगाई तो वो क्लियर हो रहा है वो रोड। इसी तरह जहाँ तक श्रीनगर सिटी का ताल्लुक है, श्रीनगर शहर और इसके आसपास जो एरियाज है उसमें तमाम रोड्स, लेन्स, बाई लेन्स क्लियर कर लिए हैं। इस वक्त जो वहाँ मशीन लगे हुए हैं, कोई टोटल 18 मशीनें श्रीनगर और अराउंड काम कर रहे हैं, और इसके अलावा वहाँ म्यूनसिपल स्टाफ जो है वो कोई 2500 के करीब काम कर रहा है। इसी तरह मोबाइल 60 डिवाइडर पंप्स हमने लगाए हैं। इसी तरह ओवरऑल जो यहाँ जहाँ तक यहाँ पहलगाम की बात हुई, कल शाम मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ऑन स्पॉट लारी पोरा और आडो भेज दिया, वो इस वक्त काम चल रहा है। आडो इस वक्त क्लियर होगा इस देर तक, और लारी पोरा भी क्लियर होगा। इसी तरह कपरन जोरू वेरीनाग वो मशीन चल रही है उधर, वहाँ भी कोई ज़्यादा तो नहीं हुआ था लेकिन वहाँ भी क्लियर हो रहा है। इसी तरह यहाँ MLA शांगस ने कहा थिमड़न भी मशीन पहुँच गई, छतरपुर पहुँच गई, साइकिलपोरा वहाँ भी क्लियर हो रहा है। इसी तरह कुलगाम, दमाल हाजीपोरा जहाँ तारिगानी साहब का वजीर साहब का इलाका है तो वहाँ उधर भी क्लियर। इसी तरह बड़गाम में ऑलरेडी बात सुनिए सारी मशीन प्लीज है। सिर्फ रफी आबाद इलाके में भी आज हमने मशीनरी जो अपर हेल्थ है, अपर एरिया है रफी आबाद का,
तो वो भी अनकनेक्टेड था, तो वहाँ गया। सब चीज़ें इन प्लेस है। मैं ऑनरेबल मेंबर्स को ये यकीन दिलाता हूँ कोई परेशानी, जहाँ तक पावर का सप्लाई, पावर का सिस्टम है, पावर तो किसी जगह कहीं जगह अभी भी है जहाँ रेस्टोर है, लेकिन श्रीनगर सिटी अराउंड वहाँ रेस्टोर हुआ है, लेकिन जो शेड्यूल है पावर का शेड्यूल वही मिलेगा। अभी तक शेड्यूल के मुताबिक चल रहा है, लेकिन कुलगाम में प्रॉब्लम है। कुलगाम प्रॉब्लम है, कुलगाम तो मैंने ऑलरेडी चीफ इंजीनियर से वो बात की है, इंशाल्लाह वो भी रेस्टोर होगा। इधर काउंसिल में आज महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन की छुट्टी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अरकान ने हंगामा करते हुए वॉकआउट भी किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबरान कैसर जमशीद लॉन, डॉक्टर बशीर अहमद वीरी, अली मोहम्मद डार ने इस करारदाद की मंजूरी को नामंजूर करते हुए सवालों पर सवाल उठाए और बताया कि जिन लोगों ने 13 जुलाई जैसे दिनों को जन्म दिया हो, ऐसे लोगों के नाम पर छुट्टी तो आखिर क्यों? जो परसों यहाँ पे अनडेमोक्रेटिक, अनइथिकली एंड इन वायलेशन ऑफ रूल्स एंड बिजनेस प्रोसीजर्स ऑफ कंडक्ट ऑफ हाउस, उसके वायलेशन में इन्होंने हाउस कॉल किया। हम सब बाइकआउट पे बैठे थे। नईम अख्तर साहब और दूसरे इनके वज़रा बाहर निकले और इन्होंने चंद MLC साहिबान को अंदर लिया कोरम बनाने के लिए और उसके बाद बिजनेस हाउस का बिजनेस शुरू करवाया। और उसके साथ साथ इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें इन्होंने कहा महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पे छुट्टी डिक्लेयर की जानी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस इज नीदर फॉर नॉर अगेंस्ट महाराजा हरि सिंह, लेकिन हमारा एक नज़रिया है, इसमें एक लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हर्ट होता है क्योंकि ऑटोक्रेटिक रूल्स के खिलाफ हिंदुस्तान भारतवर्ष में मूवमेंट चली थी जो गांधी जी के नेतृत्व में चली, और वैसी मूवमेंट यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी शेख साहब के नेतृत्व में चली। दैट वाज फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके एवज में वहाँ श्रीनगर के सेंट्रल जेल में जब केस चल रहा था 22 निहत्तों को बूंद डाला गया गोलियों से, जिसमें हम 31 जुलाई मनाते हैं। इसी दौरान कांग्रेस रुकन उस्मान मजीद ने कश्मीर में बर्फबारी और यौम जमहूरिया पर कश्मीर में इस दिन किसी वजीर की तरफ से परजम कुशाई न किए जाने पर तंज भी किया, लेकिन इस तंज का जवाब भी उन्हें नईम अख्तर ने तंज में देते हुए बताया कि उस्मान मजीद ने ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। ताहम नईम अख्तर ने इन बड़े कामों की असम्बली में वजाहत नहीं की। इधर रियासत में कारोबारी तबके ने जहां पिछले कई दिनों से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बनाया हुआ था, वहीं आज रियासी वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कारोबारी तबके के अफराद से ख़ुसूसी मुलाकात करके उन्हें यकीन दिलाया कि उनके मसाइल पर सरकार भरपूर तवज्जो देगी। और चलिए अब आपको ये भी बताते चलें कि आज जुम्मा था और जुम्मे पर अलादगी पसंदों की कॉल का असर भी आज था और इस हड़ताल के दौरान वादी में अक्सर कारोबारी इदारे बंद ही रहे। सरकारी दफातर में भी कामकाज पर जुज़वी असर देखने को मिला, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक निज़ाम भी मुतासिर दिखाई दे रहा था। इसी दौरान नमाज जुम्मा के बाद कई जगहों से मुजाहिरों की खबरें भी मिली हैं, जिस दौरान जहाँ कई जगहों पर संग चला तो कई जगहों पर संग के बजाय बर्फ़ से ही काम चलाया गया। और श्रीनगर के नवट्टा के इलाके में बाद अज़ नमाज हुए मुजाहरे के दौरान नारेबाजी हुई। मुजाहरे को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए, जबकि बागम बाग भी काफ़ी वक्त तक यहाँ देखने को मिल रही थी। और अब आपको ये भी बताते चलें कि 50 घंटों से ज़ायद वादी कश्मीर में हुई बर्फबारी और इस बर्फबारी के बाद कल रात देर गए ही आसार तब्दील होना शुरू हुए थे और आज सुबह से ही मौसम के मिजाज में राहत खूब दिखाई दे रही थी। सूरज भी छुपा छुपी का खेल खेलते हुए कभी आ ही जाता था तो कभी बादलों के उस पार का चक्कर लगाता था। ताहम मौसम का मिजाज आज दिन भर खुशगवार ही रहा और इस मौसम का मिजाज डल झील के किनारे पर अच्छी तरह से दिखाई दे रहा था। ताहम महकमे मौसमियात ने अब 30 तक मौसम के अच्छा रहने की पेशिनगोई की है और बताया है कि 31 को एक बार फिर बर्फबारी लेकिन भारी बर्फ पड़ सकती है। और श्रीनगर जम्मू कामी शाहरा और इस शाहरा पर इधर आज भी शाहरा की शहरक बंद ही रही और नाशरी के मुकाम पर इस तरह का मंजर खुद बयान करता है कि ये शहरा अभी और कितना वक्त लेगी। ताहम 3 दिन तक हवाई राब्ता मुनक़ता होने के बाद श्रीनगर के हवाई अड्डे से आज जहाज़ों को पर ज़रूर लगे और आज श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर बैनुल रियासती परवाज़ों का सिलसिला एक बार फिर देखने को मिला। ताहम श्रीनगर आने और जाने के लिए हवाई जहाज़ों का किराया दिल को बिठा देने के लिए काफ़ी ही था।
पहली बार जब हमने टिकट बुक कर लिए तो इतने वेदर कंडीशंस अपडेट मेरे पास थी, देयर वाज द वेदर कंडीशंस अपडेट, बट स्टिल द प्रॉब्लम एंड हमें बहुत वेट करना पड़ा एयरपोर्ट पे एंड स्टिल बैक टू नॉर्मलाइज टू टिकट्स वो रिफंड करनी पड़ती है। ऐसा कुछ चक्कर हुआ तो फ़ोन्स भी करने लगे, तो बहुत सारी मुश्किल सर्विस इज़ वेरी पुअर। यू कैन सी दैट राइट नाउ अगर डिफ़िकल्टी के टाइम पे हम किसी को भी कॉल लगाएं, वो उस टाइम कस्टमर के लिए नहीं, इस वक्त वेदर कंडीशंस में एयरलाइंस जा रही है, आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर लगेज की बात करें, दे चार्ज 100 rupees in for 1 kilo, you know, but if you go online it's very reduced rate. So right now you can see that 1 kilo they charge, और लेना है तो लेना वरना आप जाओ। इधर नाज़रीन हम आपको बताते चलें कि गुरेज में आए बर्फानी तूफान में अब तक मरने वालों की तादाद 15 हो गई है और दिफाई हुकाम ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि फ़ौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 15 जवानों की मयतें निकाली हैं। फ़ौज ने इन जवानों की शिनाख्त जनकपुरी दिल्ली के मेजर अमित सागर, नायब सूबेदार आराम सिंह साकिन करौली राजस्थान, हवालदार विजय कुमार शुक्ला साकिन मोरनिया मध्य प्रदेश, नायक अजीत सिंह आरमगढ़ उत्तर प्रदेश, सिपाही आनंद साकिन अकोला महाराष्ट्र, सिपाही आज़ाद सिंह फारुखाबाद उत्तर प्रदेश, सिपाही देवेंद्र सोनी शाहदोल मध्य प्रदेश, सिपाही अलवर थन्नाहोर तमिलनाडु, सिपाही नागाराजू विजयनगर आंध्र प्रदेश, सिपाही समुंदर विकास साकिन बीड महाराष्ट्र, सिपाही संदीप कुमार साकिन हसन कर्नाटका, सिपाही संजू सुरेश साकिन अकोला महाराष्ट्र, सिपाही सुंदर पांडी साकिन मदुराई तमिलनाडु, सिपाही सुनील पटेल साकिन पंचमहल गुजरात और सिपाही अंकुर राणा सिंह साकिन चाजार हरियाणा के तौर पर की है। और इधर ऊड़ी लच्छीपोरा में आज आए बर्फानी तूदे से एक शख्स फतेह मोगल की मौत भी वाक़ा हुई है और बताया जाता है कि मज़कूरा शख्स घर से कुछ दूर पानी की पाइप ठीक करा था कि अचानक ऊपर से बर्फानी तूद आकर उस पर आ गिरा, जिससे उसकी मौत वाक़ा हुई है। इधर वादी कश्मीर में बर्फानी तूदों का अलर्ट बराबर जारी है और बताया जाता है कि धूप निकलने से और ज़्यादा बर्फानी तूदे खिसक सकते हैं और गुलमर्ग में बर्फ पर सिकिंग करने वालों को हिदायत जारी करते हुए अफरवट की जानिब न जाने का सरकार ने मशवरा भी दिया है, जबकि गुरेज, मच्छिल, टंगडार और दूसरे ऐसे इलाके में रहने वाले लोगों को होशियार और ख़बरदार रहने की तलकीन भी की गई है। और हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि रियासती इंतज़ामिया जहाँ वादी कश्मीर से मुकम्मल तौर पर बर्फ़ हटाने के कुछ दावे भी करती है, वहीं अब तक कई इलाकों से बर्फ़ न हटाए जाने की हमें बराबर ख़बरें मासूल हो रही हैं। हमें पटन से ख़बर मासूल हो रही है कि वहाँ बर्फ़ नहीं हटाई जा रही है, हमें बडगाम से खबर मौसूल हुई है कि वहाँ अब तक बर्फ़ नहीं हटाई जा रही है और हमें वादी लोलाब की मर्गी से ये खबर मिली है कि वहाँ अभी तक मशीन सरकार की नहीं पहुँची है, वहाँ बर्फ़ नहीं हटाई गई है। और वहाँ पे आज शाम को कुछ मरीज़ों को खाट पर उठा के अस्पताल पहुँचाने के लिए मुकामी लोगों ने काम किया है और इन्हें खाट पर कंधे पे उठा के अस्पताल पहुँचाया है। बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरी है और अब की बार इस बर्फ़ ने रिकॉर्ड भी तोड़ा है। गुलमर्ग में अब पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए बर्फ़ बेहिसाब गिरी है और ये बर्फ़ बेहिसाब कई और जगहों पे भी गिरी है, चाहे वो पहलगाम की वादी हो या लोलाब के दिलकश मनाजिर, बर्फ़ की सफ़ेद चादर वहाँ पे भी गिरी है। इधर छत्ताबल राजदान बाग का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है और ईरा की कारकर्दगी यहाँ साफ अयान होती है। बर्फ़ क्या गिरी कि पानी ने सहनों से रास्ता बना लिया और अब इस पानी के रास्ते से इंतज़ामिया को कुसन्ने के सिवा कुछ मिलने की तवक्का भी नहीं करनी चाहिए। और इसी के साथ आज का दिन भर इख्ताम पजीर करने की आपसे लूँगा इजाज़त। अगर खुदा ने चाहा तो फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।